दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी को हो रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में शामिल हुए। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी महासचिव, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इस बैठक में बीजेपी आगे की रणनीति तय करेगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में एक बात तय हो जाएगी कि 20 जनवरी को, कब 20 जनवरी को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सेवा विस्तार मिलेगा या फिर नहीं। साथ ही चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आइए समझते हैं कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या है और कैसे काम करती है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसकी सर्वोच्च इकाई है। इसमें कुल 80 सदस्य होते हैं। इनके अलावा 50 स्पेशल इनवाइटी सदस्य हैं और 179 परमानेंट इनवाइटी मेंबर्स होते हैं। कई सदस्यों में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चों के प्रमुख, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी के साथ साथ संगठन से जुड़े बहुत सारे लोग होते हैं। परिपाटी यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रजामंदी लेने के बाद ही फैसले करने होते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा पार्टी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री, 17 राज्यों के में पार्टी के सदन के नेता सहित करीब 350 नेता शामिल होंगे। अब आपको बीजेपी का संविधान क्या कहता है, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि आप अखबारों में सुनते रहते होंगे कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या है, कार्यकारिणी में होता क्या है, इसका संविधान क्या है, वो भी तो आपको समझना जरूरी है ना। असल में बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक साल में कम से कम 3 बार होनी चाहिए। पार्टी का नीति निर्धारण भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों संभव नहीं है फिलहाल, यह भी मैं आपको बता देता हूं कि फिलहाल संभव क्यों नहीं है चुनाव। तकनीकी तौर पर देखें तो बीजेपी के संविधान के मुताबिक 2022 में बीजेपी संगठन के चुनाव नहीं हो सके हैं, क्योंकि कोविड था और तमाम सारी चीजें थी। इसलिए जेपी नड्डा को ही लोकसभा चुनाव तक पद पर बने रहने को कहा जा सकता है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी कि आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। लिहाजा देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बीजेपी के संविधान की ओर से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शक्तियां क्या हैं, यह भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी में होने वाला हर बड़ा फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास पार्टी अध्यक्ष को हटाने की भी शक्ति है। बीजेपी के संविधान में संशोधन का अधिकार भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही दिया है कि अगर कोई भी संविधान बदलना है, अब तक जो नियम तय हैं अगर उनको बदलना है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उस प्रस्ताव को लेकर आइए, उस पर सदस्यों की सहमति ले लीजिए और पास करा लीजिए। पार्टी के लिए नए नियम तय करने का जिम्मा भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ही है। अमूमन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में सर्वसम्मत से फैसले हो जाते हैं और कभी अगर मतभेद की स्थिति आती है या कभी लगता है कि नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वोटिंग या मतदान होता है, लेकिन इसकी नौबत बहुत कम आती है। अगर जेपी नड्डा को फिर से अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो वे लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाले लालकृष्ण आडवाणी अमित शाह के बाद तीसरे नेता हो जाएंगे, तीसरे अध्यक्ष हो जाएंगे। हालांकि यहां पे मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह भी 2 बार पार्टी अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं रहा, अलग अलग समय पर रहा। चलिए अब आपको बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के जरिए दूरदर्शिता को बताता हूं कि बीजेपी कैसे विजन को तैयार करती है और चुनाव के दौरान ग्राउंड जीरो तक उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करती है
वो बड़ी आसानी से कराती है। और वो संकेत कैसे देती है, कहां देती है, इस कार्यकारिणी में। इसके लिए बाकायदा एक टीम काम करती है। और कई सालों से बीजेपी में विस्तारकों की भूमिका को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। और चर्चा पॉलिटिकल पंडित यानी कि राजनीतिक पंडित इसलिए भी करते हैं क्योंकि बीजेपी इस साल होने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने विस्तारकों की तैनाती करने जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ही विस्तारक के तौर पर हर विधानसभा सीट पर जाएंगे। चुनाव हो जाने तक कुछ महीने वहीं पर रहेंगे। इस तरह लोकसभा चुनाव के लिए भी हर लोकसभा के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी विस्तारक भेजने जा रही है। ये विस्तारक कौन होंगे, उनकी क्या भूमिका होगी, ये बाद में तय की जाएगी। लेकिन अभी आप कहेंगे कि ये विस्तारक शब्द तो आरएसएस का है, आरएसएस की कार्यपद्धति से लिया गया है। तो बीजेपी के सिस्टम में पहले विस्तारक जैसा कोई शब्द नहीं था, यह बात सही है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ आरएसएस में किया जाता है। लेकिन अब बीजेपी भी पन्ना प्रमुख, विस्तारक और पन्ना समितियों का उपयोग करने जा रही है। दिल्ली में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के मायने समझ लीजिए। मायने क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकारिणी, बीजेपी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। पार्टी ने यह साफ संदेश देने की कोशिश की है कि उसका चुनाव अभियान अब सेंट्रल लीडरशिप यानी कि केंद्रीय नेता ही तय करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जब 17 जनवरी को शाम 4 बजे सभी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे, मंगलवार को, तो उनके दिए गए बयान भी यह तय करेंगे कि आगामी रणनीति क्या होगी। और उनका भाषण कार्यकारिणी का सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2023 के आखिर में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। और इतना आसान नहीं है इन 9 राज्यों के चुनाव। और उसके बाद लोकसभा का 2024 का चुनाव, क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनसे लोग दो चार हो रहे हैं हर रोज। अब इनमें कौन कौन से राज्य समझ लीजिए। मध्य प्रदेश, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने सरकार गिराई, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया और अब बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार को परेशान किया जा रहा है, हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है, हमारे अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। इनकम टैक्स और ईडी की लगातार छापेमारी हो रही। राजस्थान में भी कमोबेश यही हालत है, वहां पर भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कर्नाटका में बहुत बीजेपी की हालत खराब बताई जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। वहां पर पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो येदुरप्पा को मनाए या फिर मुंबई के को साथ लेके चले। और वहां पर जो विषय लगातार उठ रहे हैं वो पार्टी के फेवर में नहीं। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन तेलंगाना में जो अध्यक्षीय भाषण हुआ है सोमवार को, उस अध्यक्षीय भाषण में साफ तौर पर ये जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि तेलंगाना में अब हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हमने वहां पूरी तैयारी कर ली। अब आप आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदला, विप्लव देव को हटाकर आपने दूसरा व्यक्ति बना दिया है। एंटी इनकम्बेंसी वहां पर है, इन फाइटिंग भी है। मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, वहां भी नॉर्थ ईस्ट की चुनौतियां हैं, क्योंकि ज्यादातर तमाम जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों या तो उनके जरिए आपने सरकार बनाई है या पूरी की पूरी पार्टी को आपने अपनी तरफ ले लिया है। जबकि मई से जून के बीच जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकता है। और यही कारण है कि बीजेपी एक्टिव है, वहां पर अमित शाह लगातार पहुंच रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों ने नाक में दम कर रखा है। और कश्मीरी पंडित भी बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी परेशान है। अगर जेपी नड्डा के नाम पर सहमति नहीं बनती है, मान लिया जाए ये चुनौतियां हैं, और अगर लगता है कि सहमति नहीं बनती है क्योंकि हिमाचल चुनाव हाल ही में हारे हो, तो आप अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है? कुछ नाम है, लेकिन उनमें से 2 प्रमुख नाम, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं और भूपेंद्र यादव जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, इस रेस में आगे। हालांकि बीजेपी में ऐसी कोई रेस नहीं होती है, तय कर देते हैं कि भाई इनको बनना, अचानक से पता चलता है इनको बनना है। वहीं गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल भी अब केंद्र में आ रहे हैं, वहां पर नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। तो नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई, लेकिन उनको ऐसा माना जा रहा है कि या तो मंत्रिमंडल में लिया जाएगा या राष्ट्रीय संगठन में उनको संगठन महामंत्री बना दिया जाएगा।
जो पहले अमित शाह, जब मोदी जी आए थे तब अमित शाह थे। बीजेपी चुनाव से पहले संगठन में बदलाव करके नए चेहरों को भी मौका देने वाली है। और यहां पर यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में भी काफी फेरबदल होना है। बहुत सारे चेहरे बाहर जाने हैं, नए युवाओं को आगे आना है और 2000 की झलक आपको इस मंत्रिमंडल में दिखेगी। 4 जातियों पर फोकस है, मैं आपको बता दूं, जाट, यादव, एससी और एसटी, 4 जातियों पर बीजेपी का अगला फोकस है। और मंत्रिमंडल हो या संगठन हो, क्योंकि कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने हैं, मध्य प्रदेश का भी नाम आता है, कुछ और प्रदेश भी हैं, वहां के भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने हैं, तो उनकी भी एक तरह से चर्चा, रोडमैप इस कार्य समिति में हो चुकी होगी। बीजेपी के दिग्गजों के जहन में नंबर का खेल भी जरूरी है, कि मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूं कि नंबर गेम क्या है। बीजेपी चुनाव से पहले कमजोर सीटों की समीक्षा कर रही है, कर चुकी है और करेगी। करीब लोकसभा की 160 सीटों पर चर्चा हो रही है, जहां पर थोड़ी सी बीजेपी कमजोर है, जहां पर वो हार गई है, जहां पर प्रोग्रेस कैसे की जा सकती है, उसे लेकर पार्टी लगातार मंथन कर रही है। जम्मू कश्मीर को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो 10 विधानसभा के चुनाव आपके सामने 2023 में, और इन तमाम राज्यों में लोकसभा की 17% सीटें आती हैं। उत्तर से दक्षिण तक फैले इन 10 राज्यों के सियासी गणित क्या है, इसको समझ लीजिए। इसलिए बहुत जरूरी है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और इसमें होने वाली बातें और इनके जरिए होने वाला आगामी फेरबदल। दिल्ली में चल रही बीजेपी की बैठक में क्या चर्चा हो रही है, ये तो जनाब मैं आपको झलक दिखला सकता हूं, लेकिन तय क्या किया जाएगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन हां, बीजेपी के जो दिग्गज लोकसभा सीटों के जरूर चर्चा हो सकती है, जिसमें हिंदी बेल्ट वाले कौन कौन से हैं, अब आप सुन लीजिए। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें, मध्य प्रदेश में 29 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, जबकि दक्षिण में कर्नाटक की 28 और तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें हैं। इनका प्लान तैयार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर की 6, त्रिपुरा, मेघालय के साथ 2-2 सीटें हैं, लेकिन वहां पर विधानसभा भी है, इसलिए विधानसभा भी जरूरी है और लोकसभा भी जरूरी है। मिजोरम में 1 सीट है, यानी कि 10 राज्यों की कुल 93 सीटों पर बीजेपी की नजर है। आपको आंकड़ों के खेल से आगे थोड़ा ले चलता हूं और सियासी समीकरण भी बताना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दे तय करते हैं कि देश का मुखिया कौन बनेगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्तावों के साथ, राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव, क्योंकि बजट भी आने वाला है आपका, 1 तारीख को बजट है, तो इसलिए राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव यहां पर पेश होगा। तो इन प्रस्तावों के साथ G20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रमों में, उनमें पार्टी के सांसद विधायकों के साथ कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी कैसे हो, इसकी रणनीति होगी। पार्टी के अहम प्रस्तावों पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भाषण देंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रास रूट पर, यानी कि जमीन तक पहुंचाने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 8 ऐसी याचिकाओं पर भी फैसला आना बाकी है, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। बीजेपी के दिग्गज जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव है और यहां के नतीजों से केंद्र की तरफ से आर्टिकल 370 हटाने के फैसला सही या गलत साबित करने की राय बनेगी। जम्मू कश्मीर के मौसम को देखते हुए यहां विधानसभा चुनाव अगली गर्मी में ही कराए जाने के आसार बनाए जा रहे हैं। और जो सोमवार को अध्यक्षीय भाषण हुआ है जेपी नड्डा का, उस अध्यक्षीय भाषण में जेपी नड्डा ने साफ तौर पर बताया कि मोदी जी की लोकप्रियता क्या है, और उनकी जो लोकप्रियता वो हमने गुजरात के चुनाव में देखी है, उससे हमको सीखना पड़ेगा। 2018 के चुनाव में हमने सिर्फ 101 सीट ली थी 182 में से, और अब देखिए हमने कितनी सीट ली। तो हम उनकी लोकप्रियता से हमको सीखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो अध्यक्षीय भाषण हुआ जेपी नड्डा का, उस अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने ये बताया कि केंद्र सरकार की कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं रही, चाहे वो उज्ज्वला की हो, पीएम आवास की हो, नल जल की योजना की हो, आयुष्मान की हो, स्वास्थ्य की हो, इसका बखान किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी
हर निचले तबके व्यक्ति को, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, पंडित दीनदयाल जी की जो एक विचारधारा है, अंत्योदय, एकात्मवाद, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास। और देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है, जो देश के आदिवासी समाज से आती है, संभ्रांत समाज से आती है। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल हो, पार्टी के संगठन के पद हो, हमने एससी, एसटी, ओबीसी के तमाम लोगों को पद दिए, ये उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा है। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि केदारनाथ, उज्जैन का धाम, बद्रीनाथ और इसके साथ साथ राम मंदिर जो कि बनने जा रहा है, 2024 में वो आकार ले लेगा, रामलला के दर्शन होंगे। ये धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया गया है। G20 का उल्लेख किया गया है। तमाम जो विदेशों में परचम लहराया है, मोदी जी के नेतृत्व में, इस बात का भी उल्लेख किया है। तो ये तमाम बातें अध्यक्षीय भाषण में की गई है। और इसी बात का जिक्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद कर रहे थे, वो सुन लीजिए। उन्होंने खुद बताया हमें सब सीट जीतनी है, मेहनत करनी। तेलंगाना में चैलेंज बताया, संघर्ष हो रहा है, तो बिल्कुल बताया उन्होंने हमें जीतना है। तो उपलब्धियों को भी बताया, चैलेंज को भी बताया। और चैलेंज है कि हमें 23 में 9 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव को जीतना है। तो सारे कार्यकारिणी के एक एक सदस्य कमर कसें, एक एक संगठन कमर कसे, प्रदेश कमर कसे। और हमारे प्रधानमंत्री जितनी मेहनत करते हैं, देश भर में घूमते हैं, पूरा देश उनके नेतृत्व पर आस्था करता है। तो इतनी बड़ी हमारे पास पूंजी है, तो हम और मेहनत करें तो जीतें। इसके साथ साथ एक पत्रकार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल भी पूछा कि जनाब 20 जनवरी को कार्यकाल पूरा हो रहा है जेपी नड्डा साहब का, तो अध्यक्ष